टाइगर रिजर्व्स एक एरियाज होते हैं दैट आर नोटिफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर एंड इट्स प्रे। और ये एरिया जो है ये पहली बार गवर्न करा जाता है। ये पहली बार इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब किया गया था? 1973 में किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। टाइगर में अगर हम बात करें तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक टास्क फोर्स है जो सेटअप करती है कि कहाँ कहाँ टाइगर कंजर्वेशन के लिए जरूरत है। टास्क फोर्स में होता है कि प्रोजेक्ट टाइगर को स्ट्रेंथन करना। एक यहाँ पर स्टैट्यूटरी मतलब दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन इंडिपेंडेंटली, और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी देखना। ये इंडेंजर्ड टाइगर पॉपुलेशन को एक्सटेंशन से बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया था। लोग क्या करते थे, टाइगर को ना पहले मार के उसकी खाल वगैरह रखना, ये सब हाँ। टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीशीज है। ये प्रोटेक्ट्स द मेनी अदर स्पीशीज दैट मेक्स अप द इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ये तभी ये टाइगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइगर इज हम्म। शेड्यूल वन एनिमल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। टाइगर कैन बी डिक्लेयर्ड वर्मिन, यू नो। तो टाइगर कैन बी किल्ड अंडर टू कंडीशंस। एक तो वो जब डिजीज्ड हो या डिसेबल्ड हो, या जब वो थ्रेट हो ह्यूमन लाइफ को, मतलब वो आदमखोर बन जाए। ये वर्मिन का क्या मतलब था, ये कहीं आया था? टाइगर कैन बी डिक्लेयर्ड वर्मिन इन द सेंस जहरीला वर्मिन, तो यही होता है बेसिकली। वर्मिन एक टर्म मैंने कहीं देखी थी, देख सकते। वर्मिन होता है स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स जो डिजीज करता है एंड दैट कैरी अच्छा अच्छा डिजीज अच्छा, कैन डिजीज डिस्ट्रॉय कैरी जो प्लांट्स एंड करते फूड्स। जो जो वो नहीं होते छोटे छोटे मतलब वाइल्ड हैं। एनिमल, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सही है। ये उनको खत्म कर देता है। हाँ। तो द साइंटिफिक नेम फॉर द टाइगर इज पैंथेरा टिग्रिस विच इज फाउंड इन 8 सबस्पीशीज। 5 सबस्पीशीज नेम्ड आफ्टर द रीजन बिलोंग टू बंगाल, साउथ चाइना, इंडो चाइनीज, सुमात्रा एंड साइबेरिया। कैस्पियन, बाली और जवान आर एक्सटिंक्ट। ठीक है, यह तो खत्म ही हो गया। बफर हम्म। जोन की बात करें तो पेरिफेरल एरिया टू क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ये और एक कोर एरिया जहां पर हमें लेसर डिग्री ऑफ हैबिटेट प्रोटेक्शन मिलती है। ये हमारी इंटीग्रिटी का ध्यान रखता है। ये आपकी को एग्जिस्टेंस जहाँ पे वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन एक्टिविटी के साथ ड्यू रिकॉग्निशन के लिए भी चलता है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर हम साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के साथ ग्राम सभा और एक्सपर्ट कमिटी में भी काम कर रहे हैं। बफर जोन वो एरिया भी होता है जहां पर हम लोग काम करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ये हमारे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में। बफर जोन ये बीच का एरिया होता है। कोर जोन क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरियाज, ये साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से बनता है। यहाँ पर तो आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं कर सकते। बस इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स रह रही हैं तो इसकी आप राइट्स को नहीं हटा सकते। ये एरियाज आपके हम्म। नोटिफाई कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। वाइल्ड हाँ। लाइफ हैबिटेट्स हमारे साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ चलते हैं। ठीक है, बफर जोन, हाँ। कोर जोन। नेक्स्ट मेरे पास है इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द प्रोजेक्ट लेपर्ड। ठीक है, इन अक्टूबर 2021 एनटीसीए ने डेजिग्नेट करा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 53rd टाइगर रिजर्व। और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो हमारे पास है वो क्या है हमारा? हमारा नागार्जुन सागर। और ये नागार्जुन सी सागर साइड कहाँ पर अम्मा। है? ये वही डैम के पास हमारा आंध्र कौन प्रदेश। से डैम के पास? ये नागार्जुन सागर डैम ही है। तो अच्छा। ये एनटीसीए का फुल फॉर्म लिख लीजिए एक बार, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। हाँ ये भी उसी एक्ट के तहत बना है। ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बना है। हाँ। ये लिख लीजिए। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, बोर। टाइगर रिजर्व इज demarcated on the core of buffer strategy. तो दो the strategy which involves the tiger reserve is core and buffer strategy। बाकी हम्म। इसके साथ आपके पास हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स भाई। हाँ, टाइगर वो सेंसस सेंसस में 2000, पूछा। हाँ, एवरी 4 years एनटीसीए टाइगर सेंसस करता है। 2022 में अभी तक नहीं हुआ है। पहला तो हुआ था 2006, 10, 14 है। तक। और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ये वर्ल्ड बैंक ने किया था टू ब्रिंग द पार्टनर्स टुगेदर टू स्ट्रेंथन द टाइगर कंजर्वेशन। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात करी थी।
इंडिया टाइगर सेंसस की बात करें तो ये पगमार्क टेक्निक यूज करते हैं, मतलब कैमरा ट्रैपिंग, एम स्ट्राइप्स, ये सब आपको हम्म। दिखाते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो फिर ये कॉपीराइट का इशू हो जाता है, वीडियो को डालूंगा हाँ ना। हाँ। इंडिया इज होम टू 80% ऑफ द टाइगर्स। देयर वर 1411 टाइगर्स, जो अब 1706 हो गया, और 2226 और 2967 हो गया। सेंसस कहता है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में ये टॉप स्टेट्स हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो स्टैब्लिश हुई थी 1993। सेंसस डू नॉट रिकॉर्ड एनी टाइगर्स इन बक्सा, पलामऊ और डंपा, ये बात ध्यान रखिएगा। हम्म। अब आते हैं एशियन एलिफेंट्स और अफ्रीकन एलिफेंट्स। तीन सब स्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट्स आर इंडियन, सुमत्रन और श्रीलंकन। ग्लोबल पॉपुलेशन कहती है 20,000 से 40,000 तक ये लोग हैं। ये भी हम्म। इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। और अफ्रीकन एलिफेंट्स अभी हमारे पास 4 लाख हैं। ओ भाई। ठीक है, पर देखा जाए तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हम्म। हम्म। यहां तक पढ़ेंगे पहले। हाँ। नाउ पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, इट हैपेंड इन 2010। 13 कंट्रीज ने मिलकर सॉल्व करी कि 13 टाइगर नंबर्स को हम लोग लेकर चलेंगे। बेस ईयर 2006 लिया कि हम डबल करेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के साथ मिलकर इस पे काम किया। इंडिया ने 2019 में टारगेट अचीव कर लिया। और ऑल 13 टाइगर कंट्रीज आर इन एशिया। ठीक है। हाँ। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि इट इज अ टूल दैट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मैनेज टाइगर, और ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने 2003 से शुरू करा। दो ही नेशनल पार्क हैं जो इसमें आते हैं, एक है चितवान और है सिकोद। इंडिया बिकेम द फर्स्ट अमंग द 13 रीजन टू अडॉप्ट CAITS, हम्म। जिसको CATS कहते हैं बेसिकली। CATS। हाँ। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1982 में बना, हम्म। अफ्रीकन एलिफेंट को प्रोटेक्ट और एशियन एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये 16 स्टेट्स में है। देख, सारे के सारे पानी के पास है, कर्नाटका, हाँ, मेघालय, क्योंकि तमिलनाडु। ये कुछ मैं आपने शायद पढ़ाया था कि हाथी पानी के पास ही रहते हैं, आपने और शायद पिछली दूसरी क्लास में बात, पढ़ा था। हाथी, ये हाथी महाजनपद में मिलेंगे, हाथी चोलास में मिलेंगे। हाँ। हाथी वो कौन से थे, बही बोही 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 डायनेस्टी, भोई भोई, वो ही। बोही भोई डायनेस्टी थी एक, वहां पर मिलते हैं। और एक है हमारे वो जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चाचा को मारा था, बख्तियार खिलजी, वो है असम की कोई डायनेस्टी थी, उसका नाम भूल गया मैं। ये सारी अच्छा। डायनेस्टीज के मेन जो चीज थी वो एलिफेंट्स को ट्रेन करना ही था। अच्छा। MOEFCC, Ministry of Environment, Forest and Climate फॉरेस्ट एंड। हाँ। Conservation, provides financial and technical support. GOI in the year 2000 declared as the national heritage animal. हम्म। ठीक है, नेशनल एनिमल इज टाइगर। टाइगर, बट नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट। एलिफेंट। 32 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। हम्म। सिंहभूम झारखंड सबसे बड़ा और सबसे पहला। हम्म। इंडियन एलिफेंट का हम बोलते हैं एलिफास मैक्सिमस। ठीक है, ये हमें सेंट्रल साउथ वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया के सब पार्ट्स में मिलते हैं। Elephants have a gestation period of 22 months, the longest for anyone. Females give birth every 4 to 5 years. इसका भी क्वेश्चन आया था, जेस्टेशन पीरियड को लेके भी आता है। Elephants are described as ecological engineers because they create and maintain system. ये जो हमने GS स्कोर वाला प्रिंट आउट निकलवाया ना, उसके अंदर हम्म। पीछे साल के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। उसमें क्या? पिछले साल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे कैसे आए हैं इस टॉपिक पे। हाँ, उसके तो ऐसे 23 के हैं उसमें। हाँ, गज यात्रा aims at securing 100 elephant corridors. It is the initiative of MOEFCC and Wildlife Trust of India. एलिफेंट सेंसस हमेशा 5 once in 5 years होता है। 2017 में पॉपुलेशन है 27,312। कर्नाटका हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स। चैतन्य, एक चीज का ध्यान रखिएगा जो तुम्हारे साथ सबसे हाँ। बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब तुम पढ़ चुके हो थोड़ा ज्यादा, अभी तक तुमने पढ़ा नहीं था। अब तुम्हें लगेगा, अब तुम ओवर थिंकिंग में चले जाओगे आंसर में हाँ, क्या हो सकता है? कि या क्या हो ऐसा। सकता है। अच्छा, ये तो
हो सकता है, नहीं हो सकता। ये एलिमिनेट करना सीखो, ये क्यों नहीं हो सकता ये बताओ। हम्म, रीजन करना सीखो, ये क्यों नहीं हो सकता ये बताओ। जब तक रीजन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और हर जब तक आंसर के मॉक्स पीछे नहीं आपका करूंगा तब तक रीजन होना रीजन नहीं चाहिए। कर पाऊंगा। हाँ, जब तक मॉक्स नहीं करूंगा तब तक रीजन नहीं कर पाऊंगा। मैं बोलूंगा। अब अक्टूबर का समय यही करेगा। 27 हम्म। दिन। हम्म। वो गाना सुन, 27 दिन पेपर इन। हम्म। एलिफेंट कॉरिडोर, नैरो स्ट्रिप्स अलाउ करते हैं एलिफेंट्स को मूव फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर। मेघालय हैज मैक्सिमम इंट्रा स्टेट एलिफेंट कॉरिडोर्स। झारखंड और उड़ीसा के पास मैक्सिमम इंटर स्टेट कॉरिडोर्स है। मैक्सिमम इंटरनेशनल कॉरिडोर्स इंडिया के साथ है बांग्लादेश का, ये तो जानता है। हाँ हाँ ठीक है। और ये देखिए हमने अलग अलग करे हैं। माइक और हाथी मेरा साथी कैंपेन, इसके नाम पे तो मूवी भी आई है। हाँ हाँ। ठीक है। यहाँ तक पढ़ेंगे भाई जी। हम चलेंगे। ये प्रोजेक्ट रिहैब और एलिफेंट टास्क फोर्स, ये अभी के अभी याद कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ ये भी कर। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। भाई ये सारे वल्चर्स हमारे पास इंडिया में, ओरिएंटल बाइट, बैक्ड, स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, यूरेशियन सिनोरियस, बियर्डेड, इजिप्शियन, रेड हेडेड और हिमालयन फ्रीफॉर्म। अब भाई मेरा चैतन्य तुझसे सवाल है। भाई वो जटायु जी महाराज थे ही है ना रामायण में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो कौन से होंगे? जरा नेट पे सर्च कर। ये उस दिन देखा था हमने। अब और शाम को तो मेरे जाना है तक पूरा ही वही गाड़ी जाना। 1 मिनट यार। हाँ, तो ये काम करना, ये देख लेना एक बार भाई। वल्चर होते क्या है? जो कैरियन और जो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में रहते हैं, दे आर नोन एज नेचर्स क्लीन अप क्रू। यू नो, सारा गंद हटा देते हैं भाई। हम्म। इंडिया में मैंने भी देखे थे थोड़े दिन पहले वल्चर। अच्छा। मैंने देखा था हमारे घर के पास नोएडा में। तो अच्छे अच्छे दिखते हैं वैसे, तो बहुत सुंदर होते हैं। अच्छा। पर बड़े मतलब जब आपके पास से निकलते हैं ना, फट जाती है। पड़ जाती है हाँ। तो मतलब मैंने देखा, मेरी बाइक के ऊपर थे। अच्छा। ओ भाई। हाँ, वो कुछ नीचे खाने आए थे या किसी को लेने आए थे हाँ जस्ट। यही करने आते हैं। हम्म। हाँ, तो यही था। बियर्डेड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, ओरिएंटल, वाइट बैक्ड, ये शेड्यूल 1 के अंदर है। बाकी तो सब शेड्यूल 4 में है। चैतन्य भाई, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 की ना लिस्ट एक साथ बना के रख लीजिएगा। हाँ उसके एनिमल्स की जो जो हैं। हाँ भाई। हाँ वो करंट के हिसाब से भी देखना पड़ेगा क्योंकि हाँ, बस उसमें भी वो बहुत करंट के सारी हिसाब से स्पीशीज। ही बना के रखना, बाकी किसी के हिसाब से नहीं। हाँ फिर वो तो ठीक है हाँ। दूसरा, साउथ एशिया मेनली इन इंडिया नेपाल वल्चर्स हैव डिक्लाइंड। यूज ऑफ डाइक्लोफेनिक, ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। ये प्लेन और इन्फ्लेमेटरी डिजीज में होते हैं सच एज गाउट में, दैट वल्चर्स वुड फीड ऑफ। ये मेन कॉज है वल्चर के डिक्लाइन का। अब तो अच्छा। मेलोक्सियम है। वल्चर्स डाई ऑफ किडनी फेलियर कॉज्ड बाय दिस पॉइजनिंग अच्छा। वल्चर की कंजर्वेशन के लिए हमने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए हमने वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू करा। यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो हरियाणा फॉरेस्ट और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री देख रही है। यहाँ पे हम्म। 3 स्पीशीज हैं जो हमारे साथ एक्सटिंक्शन ये पे काम कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटलीस्ट वन वल्चर इन ईच सेंटर्स लाइक पिंजोर, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद, इन सब जगह पे बना है। वल्चर केयर सेंटर was set up at Pinjore to study the causes of death. Jatayu Conservation Breeding Center in Pinjore is the world largest facility. हाँ To save 3 critically important species from extinction was initiated in this. तो मेरे को लगता है ये ओरिएंटल वाइट बैक्ड है मेरे ख्याल से चटाई। नहीं यार इसका आपने उस टाइम भी बताया था कुछ जी से नाम था उसका कुछ। जटायु is which type of
वल्चर। वाइट बैग्ड है भाई। क्या है? वाइट बैग्ड है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ओरिएंटल वाइट बैग्ड ही है। हम्म। अब आते हैं मेरा राइनोसिरस। राइनो का जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया था 2005 में। हम्म। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय असम स्टेट गवर्नमेंट। ये वाइल्ड पॉपुलेशन के लिए काम करते हैं। हमारे पास 7 प्रोटेक्टेड एरियाज जिनका ध्यान रखा जाता है। हम्म। ये आपको याद करने पड़ेंगे, काजीरंगा, उरांग। अब चैतन्य, ये जो नेशनल पार्क्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, आसपास की नदी कौन सी जा रही है, ये आपका ज्योग्राफी का होमवर्क है। हाँ अच्छा ठीक है। वल्चर सेफ्टी जोन। वल्चर सेफ्टी जोन कहता है कि हमें 150 किलोमीटर तक कॉलोनीज में कोई भी ये टॉक्सिक ड्रग्स यूज नहीं करने। ठीक है। हम्म। इनको सेफ फूड प्रोवाइड करना है। जैसे खासकर जिम कॉर्बेट के आसपास दूधवा, करतनी घाट। नेपाल ने तो ऑलरेडी सेटअप कर दिया BSZ ऑन इंडियन बॉर्डर्स। तो, ये फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन ड्रग्स हैं जो केमिकल से हटा देते हैं। सबसे बड़ा ग्रेट वन हॉर्न राइनो हमें इंडिया में मिलता है। हम्म। राइनोज आर मेनली फाउंड इन असम। हाँ शाम काजीरंगा। हम्म। तो ये राजीव गांधी ओरांग, मानस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं तेरे को बोला है। कौन हम्म। सी नेशनल पार्क के पास कौन सी नदी जा रही है, काजीरंगा के इधर। ये तूने ढूंढना है। नेक्स्ट है IUCN। इनको वल्नरेबल कह रहे हैं। राइनोसरस की हालत बहुत खराब है। हम्म। इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, अरे इनके। ब्रह्मपुत्र जा रही है वहां से तो। हाँ, ये तूने अब मुझे तो अपने याद रहा। सारे ये बना लियो। हाँ। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी हमें कंजर्व करता है ये सारे वन हॉर्न राइनोसरस को। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ये 2009 में करा है टू कंजर्व देम दीज लेपर्ड्स एंड कंजर्व द यूनिवर्सल हेरिटेज। दे आर वल्नरेबल। इनको अपेंडिक्स 1 में पुट करा जाता है। इनको कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्टेटस में भी लेकर चलते हैं। अगर देखा जाए तो दे आर फाउंड इन चाइना फॉलोड बाय मंगोलिया एंड इंडिया। उसके हम्म। बाद स्नो लेपर्ड आपके इंडिकेटर है, और माउंटेनियस एरियाज में भी ये रहते हैं। और यहाँ पर हमें सेंट्रल और साउदर्न एशिया में भी ये मिलते हैं, वेस्टर्न हिमालयाज में, ईस्टर्न हिमालयाज में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। यहाँ पर आपका बिगेस्ट नेशनल पार्क है, इज रिगार्डेड एज स्नो लेपर्ड्स होम। ये हिमल संरक्षक हमने शुरू करा है। सिक्योर हाँ। हिमालय, ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी का प्रोग्राम है। ये हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है। ये यहाँ पर 21 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की रिकवरी की भी बात हुई है। ये सबसे ज्यादा जो इस पे ध्यान दिया गया स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन, ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय भी, ये भी आपके लाइवलीहुड की उसको लेकर चल रहा है। बाकी हिमालयन के इकोसिस्टम को पूरा स्प्रेड ठीक करना, गंगोत्री को ध्यान रखना, चैंगटैंग यानी अपने जम्मू कश्मीर, पंगी, किन्नौर, कंचनजंगा, इनके भी बड़े लैंडस्केप्स को बचाने की बात हो रही है। फिर इसके बाद आता है मेरा प्रोजेक्ट सी टर्टल। ये 2005 में है। ये टर्टल, ये वल्नरेबल है। लार्जेस्ट मास नेस्टिंग हमारे जो होती है साइट वो ऑलिव रिडली टर्टल्स की होती है, वो उड़ीसा कोस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे वार्म वाटर्स होते हैं, इनको ये पसंद है, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में। तो इसीलिए यहीं पर ये ऑलिव रिडली टर्टल्स मिलेंगे, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। कभी असली अच्छा। में देखने हो तो मैं तेको दिखाऊंगा। है। हैस्का बाय लॉगर हैट, ग्रीन टर्टल, ऑलिव रिडली, ये सब टर्टल्स हैं जो इंडिया में मिलते हैं। हम्म।
ऑपरेशन सेव कर्मा, ऑपरेशन कच्चपा, ये भी लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। ये तो तू पढ़ ले, इसमें तो इतना कुछ खास नहीं है मेरा। ठीक है, हम्म। क्रोकोडाइल वाला भी पढ़ ले, और प्रोजेक्ट हंगुल यानी कश्मीर टैंक वाला भी पढ़ ये ले। सारे आपने वहाँ नोएडा पे करंट अफेयर्स दिए थे ना, ये सब वही हैं, मतलब वो सारे स्पीशीज यही थे। कश्मीर स्टैग, स्नो लेपर्ड। हाँ, ये एक बार अभी रीड कर ले। हम्म। ठीक है, इसमें आपको ये आपको याद करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। भितरकनिका के सुंदरबंस में आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है। हम्म। ठीक है, आइए मैं पढ़ता हूँ। ये अभी पढ़, मैं बैठा हूँ। इसके बाद फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं डॉल्फिन कंजर्वेशन से। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डॉल्फिन कंजर्वेशन। ये हमारे पास है जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए अपन ने ये प्रोग्राम शुरू किया था। हमारे पास तीन जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन हैं, एक है भूलन। ये हमें मिलती है अपने पंजाब साइड में। फिर है हमारे पास बाईची। बाईची ये अब फुली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ये यांगजे रिवर अपनी चाइना में थी, हो सकता है चाइना वाले खा गए उसको। फिर हमारे पास आती है बोटो। ये हमें मिलती हैं आपके अमेजोन रिवर। गंगा की जो रिवर है, दे कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर, ये ब्लाइंड होती हैं। ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के थ्रू ही, ठीक है, ये आवाज निकालती हैं, कॉल्ड सुसु। ये एक रिलायबल हम्म। इंडिकेटर है कि आपका रिवर इकोसिस्टम कैसा है। और अगर ये है तो आप सब कुछ सही चल रहा है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल माना गया है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर्स में इंडिया, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्टेट्स, देखा जाए तो। विक्रमशिला गैंजेस डॉल्फिन सेंचुरी ये पहली बार इस्टेब्लिश करी गई थी बिहार में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिर आता है मेरे पास सावन, यानी साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। सावन वाज सेट अप इन 2011। ये, ठीक है, ये हुआ था हाँ। भूटान में, विद द सेक्रेटेरिएट एट काठमांडू। ये एक हम्म। इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ इन्फोर्समेंट थिंग था, जो आपको बताता है कि कैसे आप एक प्रमोट कर सकते हो चीजों को फॉर कर्बिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। हम्म। वाइल्ड लाइफ कंट्री क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक नोडल पॉइंट है जहां पर ये आपका सावन को पूरा देखा जाता है। और इसके बाद जो स्पीशीज हैं, और ये आपको कौन से जूज में मिलेंगे सर जी, याद कर लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है आपके। हाँ। हम्म। ठीक है, मेंबर हाँ। कंट्रीज जो इसके साथ आती सावन में, ये रही। ठीक है भाई जी, अभी के अभी याद कर लीजिए, बात के लिए टाइम नहीं है आपके पास, बैठो। हाँ। हाँ। नाउ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है? इट इज नोन एज द डिटेरेशन ऑफ इन्वायरमेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है? जहाँ पर इन्वायरमेंट आपके लिए बिल्कुल अनफिट तरीके से काम कर देता है, और यहाँ ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, ये सर्वाइवल के लिए नहीं है, लाइफ फॉर्म्स के लिए सूटेबल नहीं है। अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, ये कहीं ना कहीं मेरे को इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की तरफ लेकर आ जाता है। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो अलग अलग प्रकार के वो पोल्यूशन है जिनका ध्यान रखा जाता है, वो है आपके पास डीडीटी, प्लास्टिक। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है मेरे पास पैन, यानी पेरोक्साइटल नाइट्रेट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस हमारे पास है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स, ये हमें नेचर के साथ चलते हैं। फिर होते हैं मेरे पास क्वालिटेटिव, दे आर मैनमेड एंड डू नॉट अकर इन नेचर। फिर आते हैं मेरे पास बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, हाँ। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और पोल्यूटेंट्स विच आर कंपोज्ड और दे आर डिग्रेडेड, ये बाकी सारी चीजों पे देखे जाते हैं। मेरे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं विच डू नॉट डीकम्पोज नेचुरली, जैसे एल्यूमिनियम कैंस। और नेचुरल जो कुछ पोल्यूटेंट्स है, जैसे हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शंस, हमारे हाँ। फॉरेस्ट हाँ। फायर्स, ग्रास फायर्स, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन, ये डिग्रेडेशन आपकी क्या है? ये आपकी एयर क्वालिटी है। इट वॉज द फोर्थ लीडिंग रिस्क फैक्टर।
इंडस्ट्रीज में 51% आपके पास चलती हैं। ये आपकी पुअर एयर क्वालिटी, ये आपके बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल्स, इसके साथ चलता है। आउटडोर एयर पोल्यूशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेचर। हमारे पास ये अलग अलग वेजिटेशंस के साथ आगे बढ़ता है। दे एंटर द मार्केट, और ये अपनी चीज़ों को पूरा का पूरा बताता है कि कैसे हमें एक अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के साथ चीज़ें दिखाई देती है। फोटोसिंथेसिस सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोसिस और प्लाज्मासिस का एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स भी हैं जिनका नाम है एथिलीन, विच कॉज प्री मेच्योर लीफ फॉल, फ्रूट ड्रॉप, शेडिंग ऑफ फ्लोरल बड्स। और ओजोन डैमेजेस क्लोरीन केमिया की वजह से हमारी फोलिएज होती है। वैसे तो ये चैप्टर बेसिकली जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ये 12th के बायो में पढ़ाया जाता है, ठीक है। हाँ। और उसी के लिए साथ ही ये चैप्टर पढ़ा जाता है, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है ये सब चीजें करने का, इसलिए मैं आपको हम्म। हाल इसी से ही पढ़ा रहा हूँ। भाई जी, ये एक ऐसी चीज है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो भाई जी ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, थैंक यू। आप अभी पढ़ेंगे खुद, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये तो आप हर एक छोटी से छोटी क्लास में, आपको मैं ऐसे ही बोलूंगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इतने पे। कहाँ तक पढ़ना है मुझे? आपने ये वाला टेबल पूरा पढ़नी है। तो टेबल, हाँ ठीक। मैं आपको पीएम से शुरू करूंगा। हम्म। नाउ पीएम आर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं इसको। ये मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स हमें जो एयर में मिलती हैं, ये व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन, ऑयल रिफाइनरी, इन सबसे निकलती हैं। ये इनहेलेबल मटेरियल होते हैं, इसका साइज 10 माइक्रोमीटर्स होता है। और PM2.5 हमारे पास इनहेलेबल पार्टिकल्स होते हैं जिनका 2.5 माइक्रोमीटर्स होता है। ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, क्योंकि ये लंग वगैरह को खराब कर देते हैं। एरोजॉल्स क्या होते हैं? दे आर सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे ब्लैक है, ब्राउन कार्बन है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जैसे सल्फेट ड्रॉपलेट्स। उसके बाद एरोजोल्स कॉजिंग स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑफ सोलर एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये आपके पूरे माइक्रोफिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। एरोजोल्स जो होते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन बाय विंड्स। Human activity has increased the amount of aerosols. Amount of very fine particulate matter is known as PM2.5, और ये 60% से इंक्रीज हो चुकी है जब से हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा है। फ्लाई ऐश हम्म। बढ़ लेते हैं। फ्लाई ऐश इज इजेक्टेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स। ये एयर वाटर करता है और हैवी वाटर मेटल पोल्यूशन करता है। ये क्रॉप्स ऑफ वेजिटेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेड, हम्म। ये हमें पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरीज और पेंट्स में मिलता है, डाई प्रोडक्ट्स में मिलता है। ये पाइप से निकलता है और एयर में मिक्स होता है, और अगर ये पानी के साथ और खाने के साथ हो जाए तो लेड क्या होता है ना, लेड जब खाने के साथ और पानी के साथ आ जाता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को बहुत डैमेज करता है और आपकी इंटेलिजेंस को भी खत्म करने लग जाता है। अगर हम बात करते हैं आपके मेटालिक ऑक्साइड्स, मैंगनीज, मैग्नीशियम, दे हैव एन एडवर्स इफेक्ट। ये आपके फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में काम करता है। नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स ये आपके पार्टिकल्स हैं जो आपको रिलीज करते हैं, ठीक है। ये नेचुरल होते हैं, एक तो नैनो पार्टिकल्स जो हमें फॉरेस्ट फायर से मिलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से मिलते हैं, और कुछ होते हैं जो अननोइंगली रिलीज हो जाते हैं ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हेट्रोजेनस होते हैं, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, और दस क्लाउड फाउंडेशन फॉर्म कर देते हैं। ये ओजोन डिप्लीशन और क्या क्या नहीं करते, ठीक है। सूट और डस्ट ये ब्लैक कार्बन होते हैं जो इम्प्योर कार्बन हमारे इन कंप्लीट कंबस्शन से निकलते हैं। मिक्स विद एटमॉस्फेरिक डस्ट दे कैन डायरेक्टली एंटर द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद इनकी वजह से आपका एशियन ब्राउन क्लाउड्स भी मिलते हैं हमें साउथ एशिया में, और यहाँ पे बहुत सारा कार्बन इनके उसके में होता है, और ये सब जाके हिमालयन के ग्लेशियर्स में जाके जमा हो जाता है, और इसलिए हम्म। कभी कभी कुछ हिमालयन के ग्लेशियर्स काले हो जाते हैं। फॉग इज अ क्लाउड ऑफ स्मोक पार्टिकल्स जो सस्पेंड होते हैं। ये हाई प्रेशर एरियाज में होते हैं जहाँ पर
हमारे पास ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 75%। इसकी वजह से विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। स्मोक क्या होता है, फॉग के साथ मिल जाता है, ये हार्मफुल मिक्सचर होता है। स्मोक इची और बर्निंग आइज क्रिएट करता है, इसलिए कभी कभी ठंड में आपको बड़ी अजीब अजीब से दिखाई देता है। लंग टिश्यूज, कार्डियक अरेस्ट, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं की वजह से ही होता है। लंदन स्मोक होता है स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज द रिड्यूसिंग मिक्सचर। लंदन स्मोक इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर का स्मोक। ठीक है। और इसके बाद मेरे पास आते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह ये चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन एक कंपोनेंट है जो हमारा इस तरीके से ही काम करता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन के जैसे। नेक्स्ट हमें मिलता है, ये एक सूट की तरह काम करता है, विच जो इसकी वजह से हायर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनहीट होती है, और ये कंट्रीब्यूट करता है आपके मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स के लिए। और बाकी ब्राउन कार्बन, ये यूबिक्यूटिस अनआइडेंटिफाइड कंपोनेंट्स की तरह काम करता है। इट इज शोन टू बी द मेजर सोर्स ऑफ ब्राउन कार्बन। इट इज बेसिकली रेफर्ड फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है ना। इसके बाद एसिड रेन। नॉर्मल रेन का पीएच होता है आपका 5.6। जब पीएच आपका फॉल हो जाए इसके नीचे, तो आपकी हो जाती है एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से आपका मॉन्यूमेंट्स भी येलो होने लग जाते हैं वाइट की जगह। एसिड रेन का ये फॉर्मूला है, ये आप पढ़ सकते हैं। समथिंग, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न, आई कांट हेल्प इट इन दिस। फ्लाई ऐश इज अ फाइन पाउडर जो आपका कोल का बर्न होने की वजह से होता है। इंडियन कोल लो ग्रेड का होता है जिसमें ऐश कंटेंट ज्यादा है, तो जिसकी वजह से फ्लाई ऐश होती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। बेरिसिलियम, बोरॉन, कैडमियम, क्रोमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, कोबाल्ट, ये भी सब मिलती हैं। ये एसिडिक, टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव मैटर्स निकालते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम की तो माँ बहन एक कर देते हैं। और ये है मैंडेटरी फॉर यूज ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन जो अभी हो रही हैं। सॉइल कंडीशनर आपके एसिडिक सॉइल में इंप्रूव करते हैं पोरोसिटी को। इट इज यूज एज ए रिप्लेसमेंट फॉर अ पोर्टलैंड सीमेंट। महाराष्ट्र है जिसने पहली बार फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी यूज करी है। ठीक है, पहले 7.4 तक खत्म कर लीजिए।